दोनों की शादी को 1 साल बीत चुका था। अब तक दोनों देवरानी जेठानी का तालमेल बहुत अच्छे से चल रहा था। उनकी सास सुप्रिया बड़ी खुश थी। एक दिन सुप्रिया बोली, बड़े मोती दान किए होंगे मैंने जो मुझे ऐसी बहुएं मिली, वरना आजकल की बहुएं तो एक दूसरे को एक आंख नहीं देख सकती। उनका बड़ा बेटा आलोक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और छोटा बेटा सुबोध सरकारी नौकरी करता था। 1 तारीख को आलोक की तनख्वाह मिलती थी और कुमुद सारे पैसे ले जाकर लता के हाथ में थमा देती। लो लता, तुम्हारे जेठ जी की इस महीने की तनख्वाह। ये क्या दीदी, आप हर महीने सारे पैसे मुझे थमा देती हो? इसलिए कि तुम मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। तुम्हें हिसाब किताब अच्छे से आता है, इसलिए घर की अर्थव्यवस्था तो तुम ही संभालो। ठीक है दीदी, जब आप मुझे इतना मान देती हो तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। कुछ दिनों बाद आलोक की नौकरी छूट गई। आलोक परेशान रहने लगा। सुप्रिया ने कहा, इतनी चिंता मत करो आलोक, सब ठीक हो जाएगा। वो बात तो ठीक है माँ, लेकिन अब सारा वजन छोटे के कंधों पर आ जाएगा। तो क्या हुआ, भाई है तुम्हारा। मुसीबत के समय भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। 1 महीना बीत गया, लेकिन आलोक को कहीं काम नहीं मिला। अब लता का स्वभाव बदलने लगा था। लता, आज तबीयत खराब महसूस हो रही है, बुखार लग रहा है। दीदी, अब जेठ जी की नौकरी क्या छूटी, आपकी तबीयत खराब रहने लगी। खैर कोई बात नहीं, बर्तन ही तो साफ करने हैं, मैं कर लूंगी। अरे नहीं लता, मैं जाती हूँ रसोई में बर्तन साफ करने। धीरे धीरे लता में मालिकाना अंदाज आता चला गया। ये क्या दीदी, आज आपने 2 सब्जियां बना दी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे जेठ जी को सूखी सब्जी के साथ रेशे वाली सब्जी भी चाहिए। दीदी, महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। अकेले कमाने वाले और दुनिया भर का खर्चा, आप तो खुद समझदार हैं। माफ़ करना लता, मैं भूल गई थी कि आजकल मेरे पति घर में बैठे हैं। गलती हो गई, आगे से जो बताओगी वही बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद रसोई से कुछ टूटने की आवाज़ आई। लता ने जाकर देखा तो कुमुद के हाथ से फिसलकर कांच का गिलास टूटा पड़ा था। दीदी, ये गिलास का सेट मेरे मायके से आया था। गिलास तोड़कर तो आपने पूरा सेट ही बिगाड़ दिया। क्या देखकर नहीं धो सकती थी? वो हाथ से फिसल गया लता, मैंने जानबूझकर तो नहीं गिराया। जानती हो कितना महंगा था, आपने तो बोल दिया कि मैंने नहीं तोड़ा। कुमुद इस तरह की बात सुनकर खुद को अपमानित महसूस करने लगी और आंखों में आंसू भरकर कमरे में चली आई। आलोक ने उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछा, कुमुद, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? लगता है इंसान के पास पैसा है तो ही उसकी इज्जत है, वरना कुछ नहीं। जब से आपकी नौकरी छूटी है, छोटी कितनी बदल गई है। बात बात पर ताने देने लगी है। विश्वास नहीं होता कि ये मेरी वही लता है। कोई बात नहीं कुमुद, एक न एक दिन तो नौकरी मिल ही जाएगी। और तुम बड़ी हो तो उसे बच्ची समझकर माफ कर दिया करो। हाँ, यही सोचकर चुप रह जाती हूँ। एक दिन सुप्रिया बोली, लता, आज कुमुद की तबीयत खराब है। मैंने देखा उसे बहुत खांसी हो रही है और बुखार भी है। ऐसी हालत में वो काम कर रही है। आज उसे आराम करने दो, काम तुम कर लो। अरे, बीमार है तो मैं क्या करूं? उनके झूठे बर्तन, गंदे कपड़े मैं क्यों धोऊं? और रही बात खाना बनाने की, तो वो लोग भी तो खाते हैं। अगर काम नहीं करना तो बेशक अलग हो जाएं। हाँ, अब हम उनका खर्चा नहीं झेल सकते। ये क्या कह रही हो बहू? अलग मतलब घर का बंटवारा? वो दिन तुम शायद भूल गई जब कुमुद तुम्हारे हाथ में आलोक की सारी तनख्वाह रख देती थी। तो क्या हम पर एहसान करती थी? हमसे ज्यादा उनके खर्चे हैं। माँ, लता सही कह रही है। इस रोज रोज के झगड़ों से तो अच्छा है बंटवारा हो जाए। कुमुद उन लोगों की बातें सुनकर रो पड़ी और बोली, मैं नहीं जानती थी कि लता तुम हमारे बारे में ऐसी सोच रखती हो। अगर तुम बंटवारे में खुश हो तो ठीक है, कर लो बंटवारा। दोनों बहुओं के बीच उनके पति की सहमति से बंटवारा हो गया। लता ने कहा, दीदी,
ये रसोई के बर्तन सब मेरे मायके से मिले हैं और ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी। ये आंगन से एलसीडी भी हटाकर अपनी तरफ लगाना पड़ेगा। आप अब अपना देख लेना, ये सब मेरी तरफ रहेगा। अरे कुछ तो रहम खा लता, अभी उनके पास ये सब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ जी, कब तक इन लोगों की तरफदारी करती रहोगी? अगर आपको इन पर इतनी दया आ रही है तो आप भी उन्हीं के साथ रहो। सब सामान का बंटवारा हो गया, जिसमें सभी लता के हिस्से में आया, क्योंकि कुमुद का मायका गरीब था। उसे अपने मायके से ज्यादा कुछ नहीं मिला था। लेकिन आज उसे अफसोस हो रहा था कि काश वह आलोक की तनख्वाह से बचाकर कुछ पैसे अपने अच्छे बुरे समय के लिए बचाकर रखती। कुमुद का पूरा दिन रोते हुए गुजर गया, लेकिन लता बहुत खुश थी, क्योंकि अब ना ज्यादा काम था न खर्चा। बहू, कब तक रोती रहोगी? शाम हो गई है, आलोक आता होगा, कुछ खाने का इंतजाम करो। कैसे बनाऊं माँ जी? रसोई तो अब लता की है, गैस चूल्हे सब उसके हैं। हिम्मत मत हारो बहू, आज तुम गरीब हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम दिल की बहुत अच्छी हो। भगवान सब देखता है, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। हाँ बहू, सुबोध और लता लालची हैं। अच्छा हुआ मेरी संपत्ति के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया, अब वह तुम्हारे काम आएगी। वो बातें कर ही रही थी कि आखिरी शब्द आलोक के कानों में पड़े और उसने पूछा, कौन सी संपत्ति माँ? मेरे पिताजी एक सरकारी मुलाजिम थे, मैं उनकी इकलौती बेटी थी। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपना रुपया, जमीन, जायदाद सब मेरे नाम कर दिया। तुम छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया। मुझे लगता है अब उस संपत्ति को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मैं कल ही वो सब निकालती हूँ ताकि तुम अपना कोई बिजनेस शुरू कर सको। लेकिन माँ, ये छोटे के साथ अन्याय होगा। कोई अन्याय नहीं होगा। अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो हम उसकी भी मदद ज़रूर करेंगे। कुछ दिनों बाद आलोक ने अपनी माँ के नाम से एक कंपनी शुरू की और उनका जीवन अच्छे से गुजरने लगा। एक दिन सुबह लता की जोर से रोने की आवाज़ आई। वो सब लोग जल्दी से सुबोध के कमरे की तरफ भागे तो देखा कि सुबोध की गर्दन ऐंठी हुई थी, उसके मुंह से झाग आ रही थी और उसका चेहरा तिरछा हो गया था। कुमुद, जल्दी से मेरा पर्स लाओ, सुबोध को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि सुबोध पैरालाइज हो गया है। वह बोल तो सकेगा, लेकिन उसके शरीर के हिस्से पहले के जैसे काम नहीं कर पाएंगे। सुबोध, बिल्कुल भी चिंता मत करना, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने देगा वो। भैया, भाभी, माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कर्मों का फल है। आप खुद को दोष मत दो, गलती तो मेरी थी। अगर आज जेठ जी सही समय पर इन्हें अस्पताल नहीं लाते तो न जाने क्या होता। लता, तुमने घर का बंटवारा किया था, रिश्तों का नहीं। सुबोध आज भी आलोक के भाई और हमारे परिवार का हिस्सा है और तुम इस हिस्से का बंटवारा कभी नहीं कर पाओगी। दीदी, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे छोटी बहन समझकर माफ कर दो। मैं आज ही इस बंटवारे को खत्म कर दूंगी, बस सुबोध जल्दी से अच्छे हो जाएं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब सब घर चलो और फिर से पहले की तरह मिलकर रहो। और फिर से वो लोग पहले की तरह रहने लगे। घर के माहौल और अच्छे इलाज से सुबोध भी ठीक होने लगा। अब उस घर में कभी बंटवारे की बातें नहीं होती थीं। अमीर गरीब बहू का बंटवारा फिर से एक प्यार भरे बंधन में बंध चुका था। ये एक बौनी लड़की थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए बहुत परेशान थे। तभी उसके लिए जितेश का रिश्ता आया। वह मंगली था। उसे एक पंडित ने बताया कि वह केवल मंगली लड़की से शादी करे। अगर बिना मंगली से शादी की तो वो मर जाएगा। अगर मंगली लड़की ना मिले तो किसी साधारण लड़की से शादी करके 1 साल बाद छोड़ दे, तब सारा दोष लड़की पर चला जाएगा। इसीलिए उन्हें ये मंगल नाम की बला निक्की के सिर पर डालना ही ठीक लगा। निक्की को खुश रखने का सपना दिखाकर जितेश ने निक्की से शादी कर ली।
पहले दिन निक्की की सास क्रांति बोली, बहू, हमारे यहाँ पहले दिन रसोई की रस्म की जाती है। अभी सारे रिश्तेदार यहीं रुके हैं, तुम्हें सबके लिए खाना बनाना होगा। निक्की परेशान हो गई। आखिर वह इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी? ये रसोई, बाप रे, कैसी कैसी चीजें रखी हैं यहाँ। मैं तो इनके नाम भी नहीं जानती। और ये गैस चूल्हा तो इतने ऊपर रखा है, वहां तक तो मेरा हाथ भी नहीं जाएगा। तभी उसकी सास वहां आ गई और बोली, अरे बहू, डर गई क्या? अभी तो ये पहली रस्म है, अभी तो न जाने कितनी रस्में और बाकी हैं। जल्दी जल्दी काम करो, वरना रिश्तेदार भूखे चले जाएंगे और बदनामी होगी सो अलग कि बौनी बहू से रसोई की रस्म भी नहीं हो पाई। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, बस आप मुझे सामान बता दीजिए। रसोई के सारे डिब्बे भरे पड़े हैं, जो मन करे निकाल लेना, लेकिन रसोई के मामले में मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। हाँ। उसने जल्दी से सामान ढूंढा, फ्रिज खोलकर देखा और सोचने लगी, हाँ, ये सही रहेगा। फ्रिज में कई सब्जियां भी हैं और वैसे भी बिरयानी बनाने में मेरा कोई जवाब नहीं है। मेरे पापा को मेरे हाथ की बनी वेज बिरयानी बहुत पसंद थी। कहते थे, जिस घर में भी जाएगी वहाँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहेगा। निक्की ने झटपट सामान तैयार किया, लेकिन अब समस्या यह थी कि वह इतने ऊंचे स्लैब पर बिरयानी बनाएगी कैसे। वह स्टूल उठाकर लाई और स्टूल पर खड़े होकर खाना बनाने लगी। क्रांति ने उसे स्टूल पर खड़े देखा तो वह जोर से हंसने लगी। अरे वाह, तुम तो बंदरिया की तरह छलांग लगाकर ऊपर ही चढ़ गई। तुम्हारे आकार से बड़ा तो ये भगोना है। कैसे करोगी? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस भगोने में ही ना गिर पड़ो। वैसे बना क्या रही हो? बिरयानी आती भी है या? वह छपाक से नीचे कूद गई और बोली, आती है माँ जी, आप मेहमानों को खिलाइए, जिंदगी भर बिरयानी का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। रिश्तेदार उंगलियां चाटते रह गए और बौनी बहू की पहली रसोई की खूब तारीफ करी। जितेश, आपको मेरे हाथ की बिरयानी कैसी लगी? ठीक थी। सिर्फ ठीक? अरे अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी खूब तारीफ करूं और तुम्हें गोद में उठाकर नाचूं कि मेरी बीवी ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है? मैंने ऐसा कब कहा? वैसे तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ दिया नहीं। चलो ठीक है, खाना ठीक बना लेती हो, इतना ही काफी है। मेरी माँ के पास मुझे देने के लिए हुनर, संस्कार और शिक्षा के अलावा कुछ नहीं था। तभी वहां क्रांति आ गई। निक्की की बात सुनकर वह बोली, हाँ हाँ ठीक है, अब क्या चाहती हो कि तुम्हारे हुनर और संस्कारों के पोस्टर छपवाकर शहर में बंटवा दें? निक्की समझ नहीं पाई कि आज उसका ससुराल में दूसरा ही दिन है और जितेश और उसकी माँ उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक सप्ताह बाद जितेश ने पूछा, निक्की, ये क्या है? देखो पंखे पर कितनी धूल जमी है। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि घर में किस तरह साफ सफाई रखनी चाहिए। जितेश, मेरा कद इतना छोटा है, भला पंखे तक मेरा हाथ कैसे जाएगा? बौनी कहीं की। निक्की रोने लगी। अब तक तो दुनिया उसे बौनी होने के ताने देती आई थी, लेकिन आज उसके पति ने जो ताना दिया वह उसके सब्र के बांध को तोड़ गया। उसके रोने की आवाज सुनकर क्रांति आ गई और बोली, एक मैं हूं जो अपना दर्द किसी को नहीं दिखा सकती। मेरा सोने से बेटा इस बौनी के संग बंध गया। हे भगवान, मेरी कैसी मति मारी गई थी जो इस बौनी को बहू बना कर ले आई। माँ जी, आपने मेरा रिश्ता मांगा था, मेरे माँ बाप नहीं आए थे आपके यहाँ रिश्ता लेकर। बौनी तो है ही, ऊपर से जबान भी चलाती है। निक्की चुपचाप चली गई। रात हो गई। जितेश सो चुका था। कुछ समय बाद निक्की को भी नींद आ गई। रात में 2 बजे उसकी आंख खुली तो उसे किसी के बतियाने की आवाज आई। उसने देखा जितेश कमरे में नहीं है। वह चुपके से बाहर निकली तो क्रांति के कमरे से आवाज आई, माँ, मैं इस बौनी को और नहीं झेल सकता। बेटा, तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है। बस 1 साल की बात और है, फिर ये मंगल दोष इस बौनी बहू पर आ जाएगा। उसके बाद इसे घर से बाहर कर देंगे। फिर तुम और सिम्मी शादी करके आराम से रहना। हाँ हाँ माँ,
जब जब इसकी शक्ल देखता हूँ ना, बड़ा गुस्सा आता है इस पर। कब 1 साल बीतेगा और कब ये मेरी जिंदगी से दूर होगी। माँ और ये नहीं गई तो? नहीं जाएगी तो धक्के मारकर निकाल देंगे। निक्की सोचने लगी। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल किया, वो भी इसलिए कि जितेश का मंगल दोष हट जाए और वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ले। मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इनके धक्के खाकर बाहर निकलूं, इससे अच्छा तो मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। ये सुनते ही निक्की रात में ही घर से निकल गई। रात में सड़कें सुनसान थी, लेकिन अभी कुछ ढाबे थे जो खुले हुए थे। निक्की ने एक ढाबे में जाकर पूछा, क्या मैं आपके ढाबे में कोई काम कर सकती हूँ? अरे इतनी रात गए तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? निक्की ने उन्हें सारी बात बताई। मालिक को उस पर दया आ गई और उसने वहीं ठहरने के लिए कहा। निक्की अब वहीं रहकर काम करने लगी। 1 साल बीत गया। निक्की ने सोचा, इस ढाबे पर सब लोग मेरा बनाया खाना इतना पसंद करते हैं, तो क्यों ना मैं अपना ही काम शुरू कर दूं? निक्की ने अपना काम अलग शुरू किया और नाम दिया बॉनी बहू की रसोई। उसे यहाँ बहुत से ग्राहक जानने लगे थे, इसलिए उसकी रसोई का काम अच्छा चल निकला। और एक दिन वहाँ एक भिखारी आया। निक्की को लगा जैसे वह जाना पहचाना सा है। चेहरे पर घनी दाढ़ी, मैले कपड़े। भिखारी उसे देखते ही बोला, निक्की तुम मुझे पहचाना? मैं जितेश। तुम मेरी जिंदगी से क्या गई? मैं तो बर्बाद ही हो गया। ये आपकी हालत भिखारियों से कैसी हो गई जितेश? आप तो ऐसे ना थे। आओ यहाँ बैठकर बताओ क्या हुआ आपके साथ। निक्की तुम जानती हो कि मैंने तुमसे शादी अपना मंगल दोष। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। उस रात मैंने सब कुछ सुन लिया था और इसीलिए मैंने उसी रात घर छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो निक्की। तुम्हारे दिल की बद्दुआ ने मुझे अच्छे और बुरे कर्म का फर्क समझा दिया है। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद मैंने सिम्मी से शादी कर दी, लेकिन वो तो दौलत की भूखी निकली। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया और वो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। मैं और माँ सड़क पर आ गए। माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। आज भीख मांगकर पेट भर रहा हूं अपना। तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिली। आज बॉनी बहू की रसोई का नाम सुना तो एक आस लिए आ गया कि शायद तुम यहीं मिल जाओ। मैं तुमसे मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता था। मुझे माफ कर दो निक्की, मुझे माफ कर दो। जितेश, सोचा था कि दोबारा कभी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन आप मेरे पति हैं। ऐसी हालत में आपको कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? चलो पहले खाना खा लो। उसके बाद जितेश निक्की के साथ रहने लगा और उसकी रसोई में मदद करने लगा। जितेश ने खुश होते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, देखा माँ, आपकी बॉनी बहू की रसोई कितनी अच्छी चल रही है, लेकिन हम इसके गुणों की कभी कदर ही नहीं कर पाए। अब आप दिल छोटा मत कीजिए। माँ को खोकर आपने अपने कर्मों की सजा पा ली है। माँ हमें एक साथ देखकर खुश हो रही होंगी और अब